हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों से उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य अपने अंतरतम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वो जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है अपने उन विचारों को साझा कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी इंसान है, अगर उसे लगता है कि ये विचार अच्छे हैं तो वो अपनी बातों को रख सकता है। जैसे आप भी रखते होंगे कि आप इसे नॉर्मल बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उस चीज़ पर खुल करके बात कर सकते हैं। जैसे आप किसी मूवी को देखते हैं तो आप उस पर खुल के बात करना पसंद करते हैं, इस तरीके से। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती हैं। ये कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, या फिर राजसत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, या फिर नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। इस प्रकार की सोचने समझने की क्षमता इंसानों में ही हो सकती है। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यह इनके और अन्य संबद्ध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। ये विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त है और कैसे वर्तमान संस्थाओं जैसे कि सरकार और नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। अब हम बात करेंगे आखिर राजनीति क्या है। आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय बनाते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग या राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। जैसे आपने देखा होगा कई प्रकार के नेताओं को जो बोलते हैं हम तो सेवा कर रहे हैं। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुछ चक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वादे और बड़े चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो वे राजनीति का संबंध किससे जोड़ देते हैं? घोटालों से। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये वे राजनीति कर रहे हैं। जैसे कई बार आपने नॉर्मल एग्जाम्पल में भी देखा होगा, अगर कोई इंसान है वो अपने बॉस की चापलूसी कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि आप समझ क्या सकते हो, आप नॉर्मली भी बोलते हो इसकी कितनी गंदी राजनीति चल रही है, अपने बॉस की चापलूसी कर रहा है। या फिर कई बार देखा होगा कुछ इंसान इधर भी ठीक है और इधर भी ठीक है तो नॉर्मली निकल जाता है तो अच्छी खासी राजनीति कर रहा है। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं, किसी सहपाठी को अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोहभंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपने मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। ये अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे ही वे अपने आप को इस खेल की जरूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछे छुड़ाना चाहिए, या ये इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है।
हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी भी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ के रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। आपको पता होगा कोई बड़ा सा समुदाय है या फिर कोई बहुत बड़ा इलाका है तो वहाँ पर शासन चलाने के लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद भी करती है। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारें कैसे बनती हैं, कैसे कार्य करती है, राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती। दरअसल सरकारें जो भी करती है वो प्रासंगिक होता है क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। जैसे सरकार कोई स्कीम बना रही है, वो किसी समुदाय के लिए अच्छा हो सकता है, कोई समुदाय उसका विरोध कर सकता है। ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती हैं, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार होती है वो लोगों के जीवन और सुरक्षा को भी संकट में डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जाति और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाता है। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत जरूरी चीज़ें भी नहीं खरीद सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते और स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है। पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता और परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस भी चुकानी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकता है। चूँकि सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं। हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान भी चलाते हैं। हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने के लिए प्रदर्शन आयोजित भी करते हैं। इसकी स्वतंत्रता हमें संविधान के आर्टिकल 19(2) में भी मिली है, शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने की। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं। हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतता है। इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है और क्या वांछनीय और क्या अवांछनीय। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल है जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। अब आपको भी पता होगा, अगर हम नॉर्मली किसी कम्युनिटी में बैठे या फिर आप कम्युनिटी को छोड़े अपने ही मतलब एक फ्रेंड सर्कल में बात करके देखें तो सबके विचार अलग अलग होंगे किसी एक टॉपिक पे। तो आप ऐसे करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है तो दूसरे स्तर में जनता का संघर्ष और उनके निर्णय लेने का संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है तो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है। तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। यदि हम अपने आसपास देखें तो आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो ये भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। जैसे आपको पता होगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो थ्योरी आई थी तो ये कहाँ से आई थी? फ्रांसीसी क्रांति की। यह भारत ने फ्रांसीसी क्रांति से सीखा था। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता ऐसे ही कुछ आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अमेरिकी और भारतीय संविधानों में किया गया है।
हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर जियाजॉक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। राजतंत्र यानी कि जहाँ पर राजा का शासन होता है, यानी कि जो सत्ता में रहेगा वो आनुवांशिक रूप से रहेगा, और लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन, या फिर हम बोल सकते हैं कि हर व्यक्ति को किसी भी पद के लिए खड़े होने का अधिकार है, या फिर वो अपना नेता खुद से चुन सकता है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता स्वराज के अर्थ की विवेचना की थी। अंबेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता प्रतिष्ठित किया था। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। जैसे जो छुआछूत का निषेध है वो आर्टिकल 17 में आता है, और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक में शामिल किया गया, जैसे कि आर्टिकल 40 हो गया, एंड 45 हो गया, या फिर 43 हो गया। यहाँ पर गांधीवादी विचार हमको देखने को मिलता है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं को अर्थ स्पष्ट करता है। ये कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की भी जांच करता है। जो कानून का राज है यानी कि विधि का शासन, तो ये वाला जो सिद्धांत ये दिया था प्रोफेसर डाइसी ने। और अधिकारों का जो बंटवारा है ये हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, यानी कि उसमें अल्पसंख्यकों की भी बात की गई है, पिछड़ी जातियों की, पिछड़ी जनजातियों की और कुछ कमज़ोर वर्गों के लिए भी कुछ विशिष्ट उपबंध किए गए हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन की बात रही तो आर्टिकल 32 इसकी बात करता है, और ये हमारे मतलब मूलभूत ढांचे में भी शामिल है। यह इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स और गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे राजनीतिक अनुभवों की भी छानबीन करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित भी करते रहते हैं। लेकिन क्या ये सब अब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उस तरह की नहीं है, क्योंकि आपको अमीरी गरीबी आज भी देखने को मिलती है। और राजनीतिक क्षेत्र में जैसे कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है, और वहीं मतलब अमीरी गरीबी के रूप में आप असमानता आज भी देख सकते हैं। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उसके साथ जातीय गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो, वहीं कुछ लोगों को बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित होना पड़े। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूल पढ़ाई में भी अक्षम हैं। उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। ये एक तरह से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उसके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है।
इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनज़र संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वो न्याय संगत है। इसकी एक वानगी तो यह है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उसकी पुनर्व्याख्या की गई है, यानी कि आर्टिकल 21 में भी मेंशन है, आर्टिकल 19 में भी मेंशन है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की गई है, जो कि आर्टिकल 19 के फर्स्ट ए में है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है और इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती रहती हैं। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी है और इनका विस्तार भी। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। अब आपको पता होगा जैसे कि जो आर्टिकल 21 है उसका दायरा भी बढ़ता रहता है। जैसे पहले घूमने का अधिकार नहीं था आर्टिकल 21 में, लेकिन जब मेनका गांधीवाद आया था तो वहाँ पर पासपोर्ट और घूमने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में शामिल किया गया था। और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार था जो, वो भी आर्टिकल 21 में उन्नीकृष्णवाद के मामले में शामिल किया गया था। तीसरे, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों को खोज रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी। जैसे आपको पता होगा, चलो ये ठीक है, डिजिटल एजुकेशन या फिर डिजिटल तरीके से कनेक्ट होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वहीं जैसे जैसे मतलब डिजिटल डेवलपमेंट हो रहा है तो साथ साथ क्राइम भी तो बढ़ रहे हैं। लाइक जैसे साइबर क्राइम हो गया, या फिर कोई आतंकवादी कोई गिरोह है तो वो किसी भी कोने से जा करके किसी का डेटा चुरा करके उसका गलत तरीके से यूज करके अपनी बात मनवा सकता है। इस प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा हो। इसीलिए यूँ तो इंटरनेट जन, यानी कि अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है, सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी वैयक्तिक सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूर मानते हैं। परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल में ताक झांक कर सकती है? कितना नियमन न्यायोचित है और किसको नियमन करना चाहिए, सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों को? राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसीलिए बेहद प्रासंगिक भी है। प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वो समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड भी दिया गया था। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने उसके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। ये पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है। इस संवाद के दौरान सेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। उसमें विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते थे चलने वाले नहीं हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिक न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही हमने अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और ये कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आज़ादी या समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की है। गणित के विपरीत, जहाँ त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू भी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। वस्तुओं के विपरीत, मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इससे तालमेल रखने की जरूरत होती है।
ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करते हैं। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हमें ठगा सा महसूस होता है। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामान्य सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसीलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं हम समझते हैं कि समानता का सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है, क्योंकि हमारा संविधान भी इसकी बात करता है। आर्टिकल 15 के प्रोविज़न 3 में या फिर आर्टिकल 41 में भी इसकी बात की गई है। लेकिन हम प्रतिदिन भी ये भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते उनके पास सामान्य सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपये ही नहीं होते। इसमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते या ईंट पाथते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी ना हो। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित ना हो और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार भी ना हो। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसी तरह अधिसंख्य लड़कियों के लिए स्कूल से इसीलिए हटा दिया गया है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होती है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है आर्टिकल 21A के तहत, और आर्टिकल 45 में भी इस चीज़ के लिए प्रावधान किए गए हैं। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए। ऐसे बच्चों माँ बाप के लिए सरकार ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं। लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने, संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की जरूरत है। इस प्रकार हमारे पास समानता की भी अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। हमने इसके उस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए है और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए किया। हमने अर्थ की कई परतें खोली। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत घड़ते। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांत कार्य देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बढ़ता जाता है। वे विविध अर्थों और राय पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यावहारिक हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसे समानता के मामले में है वैसे ही अन्य अवधारणाओं के मामले में भी है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोज़मर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी ज़रूरत है? क्या ये राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है? बेहतर तो ये होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आज़ादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा? आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं।
पहली बात तो ये है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक हैं। छात्र के रूप में हम भविष्य के उपरोक्त पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं और इसीलिए परोक्ष रूप से यह अभी भी हमारे लिए प्रासंगिक ही है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते जबकि हम में से सभी गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्या इसीलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होता है? दूसरी बात ये कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। सूचनापरक समाज में यदि हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयताएं प्रकट करेंगे तो हम ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। आपको पता है, अगर हम जैसी डिमांड गवर्नमेंट से करेंगे हमको वैसे ही सप्लाई होगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है इकोनॉमी का, हम इसे अपनी लाइफ में भी कनेक्ट करके कर सकते हैं। जिस चीज़ की हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, अगर हम एजुकेशन की ज़्यादा डिमांड करेंगे हमें एजुकेशन मिलेगी। अगर हम किसी भी रोज़गार की डिमांड करेंगे तो रोज़गार के अवसर मिलने के लिए सरकार को भी आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पहले जनता रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो किस प्रकार की डिमांड करिए, उसके हिसाब से उसको सप्लाई भी मिलती है। नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। अब नॉर्मल सी चीज़ें आप इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। जैसे मार्केट है, मार्केट में कोई ड्रेस आ रहा है, दो टाइप के ड्रेस है, जैसे एक ए ड्रेस है एक बी ड्रेस है। तो लोगों ने पहले ए वाले को ज़्यादा खरीदा, बी वाले को कम खरीदा। तो ज़्यादा दुकानदार किस चीज़ को मंगाएगा? ए वाले को, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना देते हैं। तीसरी बात यह है कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं हैं। परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यावसायिक केंद्रों आदि में तरह तरह के भेदभावों का हम दिन प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वे अलग जाति के हों या अलग धर्म के या अलग लिंग या अलग वर्ग के। यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं, और यदि उसमें विलंब होता है तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम ये भी महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य है जो उनके साथ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि वो हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते जाते हैं, और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित, पर हम ये नहीं जानते कि वे तर्कसंगत हैं या नहीं। जैसे आपने भी देखा होगा, कई लोग हैं, जैसे कोई ए इंसान है कोई बी इंसान है। एक को लगा कि जो सरकार ने नई योजना बनाई ये अच्छी है, बी को लगा ये बुरी है। जैसे नॉर्मली अगर सरकार को भी साइड किया जाए तो ए और एक बी है। इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो गांधी जी के पक्ष में रहते होंगे, और इनमें से कई लोग ऐसे भी होते होंगे जो गांधी जी के विपक्ष में रहते होंगे कि गांधी जी ने ऐसा करना था, गांधी जी को वैसा करना था। कई प्रकार के लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन क्या ये दोनों इतना जानते हैं? अगर किसी ने मतलब बुक पढ़ी होगी या फिर ठीक से हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उन्हें समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों था। लेकिन कई लोग सुनी सुनाई बातों के आधार पर कुछ भी राय देते हैं। ये वो नहीं समझते हैं कि कितनी प्रकार की कंडीशन थी, कैसी कंडीशन थी, और जो उनका डिसीजन था कंडीशन के हिसाब से सही था या गलत था। तो कई प्रकार से लोगों की जो धारणाएं हैं इस प्रकार की हो सकती हैं। जब हम दूसरों से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की ज़रूरत महसूस करते हैं और इसके लिए तर्क और युक्तियां तलाशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। तर्कसंगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होता है।
तो चलिए दोस्तों, अब आपके लिए कुछ होमवर्क। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करता है जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ में व्याख्या करता है। ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करता है। राजनीति उससे सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण भी दें। तीसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है, टिप्पणी करें। चौथा क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है? ऐसे 4 तरीकों की पहचान करें जिनमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी हो। क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लासेस अपडेट एंड PDF मिल जाएंगी। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।